नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी रूम में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा कक्षा 9 अर्थशास्त्र का अध्याय 1। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 2, जिसमें कि हम पढ़ेंगे संसाधन के रूप में लोगों के बारे में। तो अध्याय 1 में हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी, जैसे कि उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कितने कारक होते हैं? उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कौन कौन से? तो उत्पादन के कारक होते हैं श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी, और मानव पूंजी। तो ये 4 होते हैं उत्पादन के कारक। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव पूंजी के बारे में। आज के इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जनसंख्या को हम पूंजी में कैसे बदल सकते हैं और उसको हम अपनी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संसाधन के रूप में जनसंख्या। तो हम जनसंख्या को संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए एक बहुत ही गरीब बच्चा है। वो इतना गरीब है कि वो अभी से ही, आपकी उम्र से ही वो काम करने लगा है किसी फैक्ट्री में, ठीक है, और उसे शिक्षा से वंचित रखा जाता है, ठीक है। उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, ठीक है। वो एक इंडस्ट्री में, मान लीजिए आप कोयला उठाने का काम करता है, ठीक है, और जब वो बीमार होता है उस कोयले की वजह से या फिर वहां पर हो रहे प्रदूषण की वजह से, तो उसका कोई अच्छा इलाज नहीं कराया जाता, और वहीं पर आप हैं, ठीक है। आपको अच्छी शिक्षा दी जा रही है। आप जब बड़े होगे और फिर ग्रेजुएशन करने जाओगे, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आप जब भी बीमार पड़ते हो तो आपके मम्मी पापा आपका बहुत अच्छे से इलाज कराते हैं और आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि देश के लिए कौन ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा? देश के लिए आप ज्यादा बेहतर काम कर पाओगे। आप देश के लिए एक पूंजी कहलाओगे, है ना। हो सकता है ये बच्चा उतना ना कमा पाए जितना कि आप कमा पाओगे और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि भारत में आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी जनसंख्या है। पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर आते हैं जब हम जनसंख्या की बात करते हैं। तो इस पॉपुलेशन को या फिर इस जनसंख्या को हम संसाधन के रूप में कब इस्तेमाल कर सकते हैं? हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसको अच्छी शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा व्यवस्था देंगे, या फिर जब हमारी सरकारें शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश करेगी, तभी हम उस जनसंख्या को मानव पूंजी में बदल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मानव संसाधन का जो विकास होता है वो क्षमता बढ़ाता है किसकी? उत्पादन की। किसके उत्पादन की? देश के उत्पादन की। तो देश में जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन हो रहा होता है उसकी वो क्षमता और बढ़ाता है। अब हम बात कर लेते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन की। ये क्या होता है? तो आपको ये पता होगा, एक वर्ड होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है? तो पूरे देश में, पूरे भारत देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा होता है वो आता है जीडीपी में, ठीक है। जितना भी उत्पादन हो रहा होता है वो आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अब हम ये देख लेते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो होता है जब भारत में जो उत्पादन हो रहा हो प्लस भारतीय जो उत्पादन अब्रॉड में कर रहे हो और वो पैसा भारत में भेज रहे हो, या फिर इनकी भी जो सैलरी हो, उसको हम जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन में
काउंट करते हैं या फिर उसे एक योगदान मानते हैं। तो आप समझ गए, भारत और जितने भी भारतीय बाहर रह रहे हैं और उनकी जो सैलरी है उन दोनों को मिला करके बनता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, दूसरे संसाधनों की तरह जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। कब बनेगी वो मानव संसाधन? कोई भी जनसंख्या जब हम उसे अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रशिक्षण और अच्छी चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएंगे। तो आइए देख लेते हैं आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि मानव पूंजी का फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है। तो मानव पूंजी में शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा निवेश भौतिक पूंजी की तरह होता है। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इसको भौतिक पूंजी की तरह कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भौतिक पूंजी हमने देखा था दो प्रकार की होती है। एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल, जो कि हम करके छोड़ देते हैं और वो हमें कई दिन तक या कई सालों तक फल देती है। दूसरी होती है वेरिंग कैपिटल, कह सकते हो आप उसे, जो कि हमें रोज देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल का खर्च हमें रोज देना पड़ता है। तो यही कहा गया है कि मानव पूंजी भी भौतिक पूंजी की तरह ही होती है। कुछ आप फिक्स्ड कैपिटल कर देते हो, जैसे कि आपने शिक्षा में पैसा लगा दिया। ठीक है, किसी भी इंसान की आपने शिक्षा में पैसा लगाया तो वो आपकी फिक्स्ड कैपिटल हो गया। वेरिंग कैपिटल क्या हुआ? आपको रोज उसको खाना देना है। ठीक है, आपको उसका ख्याल रखना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि उसको कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। तो ये हो गया आपका वेरिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये भी मानव पूंजी भी एक भौतिक पूंजी की तरह होती है और मानव पूंजी पूंजी के अन्य रूपों से अधिक श्रेष्ठ है। क्यों अधिक श्रेष्ठ है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भूमि से लेकर के किसी भी अन्य चीज तक, स्पेस तक आप मान लीजिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लीजिए, उसमें बिना मनुष्य के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। मानव संसाधन शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो जब अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा किसी भी मानव को, तब जाकर के मानव पूंजी का निर्माण होगा। तो आप ये समझ गए कि मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं देने के बाद ही मानव पूंजी का अच्छे से निर्माण होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि कुछ चीजें ऐसी थी या कुछ रेवोल्यूशन या फिर क्रांति ऐसी थी जिन्होंने मानव पूंजी बनाने में बहुत ज्यादा सहायता दी है। तो सबसे पहले कौन सी क्रांति? हरित क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था HYV सीड्स का इस्तेमाल करने लगे हम लोग। उसके बाद मैंने बताया था कि NPK फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने लगे और भी जो रासायनिक उर्वरक थे उनका हम इस्तेमाल करने लगे। तो इससे क्या हुआ? इससे लोगों को समझ आने लगा कि हम जो पारंपरिक तरीके अपना रहे थे उनको छोड़ करके हमको ये नए, जिनको कि बोला जाता है मॉडर्न एडवांस्ड फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, वो अपनानी पड़ेंगी ताकि हम अपना उत्पादन बढ़ा सकें। तो अगर मानव ये चीज नहीं समझता, अगर मानव हरित क्रांति के बारे में नहीं जानता, तो ये चीजें संभव नहीं थी। तो इसलिए हम हरित क्रांति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति मानते हैं। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, जिसको कि IT रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब IT रेवोल्यूशन क्या है? तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति भौतिक मशीनरी तथा प्लांट के बजाय मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। तो आप सभी जानते हैं कि IT क्रांति में सॉफ्ट स्किल्स, जो मानव की सॉफ्ट स्किल्स हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया गया या ज्यादा प्रभाव डाला गया। हमने इसमें आप कह सकते हो कोडिंग करना सिखाया। तो बेसिकली कंप्यूटर की आप बात करें अगर, तो कंप्यूटर का महत्व IT रेवोल्यूशन में
ज्यादा हो गया। कंप्यूटर में लोगों का क्या काम आता है? दिमाग काम आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है। अब आप देखोगे कि आजकल जो स्किल्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गया, उन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये क्यों पॉसिबल है? आईटी रेवोल्यूशन के बाद ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो आप समझ गए कि आईटी रेवोल्यूशन में मानव पूंजी पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, ठीक है। तो हम दो क्रांतियों के बारे में पढ़ें, पहला हरित क्रांति और दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, जिन्होंने हमारी मदद की जनसंख्या को मानव पूंजी बनाने में। उसके बाद हम देख लेते हैं मानव पूंजी में निवेश। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो मानव पूंजी में कैसे निवेश किया जाता है? तो उसे अच्छी शिक्षा दे करके, अच्छा प्रशिक्षण दे करके और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे करके हम मानव पूंजी में निवेश करते हैं, और यह भौतिक पूंजी में निवेश की तरह ही परिणाम देता है। तो जैसे कि अगर आपने किसी भी मानव को अच्छी शिक्षा दी है, एजुकेशन अच्छा दिया है, तो आपका रिजल्ट जो है, या फिर आप कह सकते हो उस मानव का आउटपुट जो है, वो किसी भी अशिक्षित मानव से ज्यादा अच्छा होगा। समझ रहे हो आप? उसके बाद उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय मानव पूंजी के विकास का सीधा प्रभाव होता है। अब जैसे आप जितना अच्छा पढ़ोगे, या जितने अच्छे से पढ़ाई करोगे, या जितनी अच्छी डिग्री करोगे, आप उतना ही अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, और उसी हिसाब से आपको उतनी ही अच्छी इनकम या फिर उतना ही अच्छा आय कोई भी कंपनी देगी, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हो कि जब आपकी उत्पादकता अच्छी होगी या फिर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तभी आपको अच्छी सैलरी मिल पाएगी, और आपकी अच्छी सैलरी आगे जा करके देश के अर्थव्यवस्था में योगदान देगी। एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व मानी जाती है, लेकिन इसे निवेश द्वारा संपत्ति में बदला जा सकता है। तो अगर किसी भी देश की बड़ी जनसंख्या है, तो उसे दायित्व यानी लायबिलिटी माना जाता है, उसे बोझ माना जाता है कि इतने सारे लोगों को हमें खिलाना पड़ेगा, सारी चीजें, सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसमें अच्छे से निवेश किया जाए, अगर उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रशिक्षण और अच्छा स्वास्थ्य सेवा दिया जाए, तो वो किस में बदल सकते हैं? वो भारत की या किसी भी देश की संपत्ति में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, वो है जापान। जापान के पास जितने भी मानव संसाधन, आप कह सकते हो जितनी भी जनसंख्या थी, जापान ने उसको अच्छे से ट्रेन किया, सारी चीजें अच्छे से सिखाई, सॉफ्ट स्किल्स हो गया और बाकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो सारी चीजें अच्छे से दी। इसीलिए आज जापान एक सेल्फ सफिशिएंट देश है। वो सारे प्रोडक्शन भी खुद कर सकता है, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का लेवल भी बहुत अच्छा है। तो आप एक एग्जाम्पल के रूप में ये याद रख सकते हैं कि अपनी जनसंख्या को जापान ने किस में कन्वर्ट किया? संपत्ति में कन्वर्ट किया, मानव संसाधन में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अच्छा चक्र और दुष्चक्र के बारे में। ये क्या है? तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए उन दोनों बच्चों की बात करते हैं। जो एक बच्चा था जो कि किसी एक खदान में या फिर कोयले के खदान में काम कर रहा था। अब मान लीजिए इसको शिक्षा नहीं मिली, फिर कोयले के खदान से जितना पैसा आता था वो उसमें अपना पेट पालता था, और हो सकता है कि उसने कुछ पैसे बचा लिए हों। और वहीं पे जो दूसरा बच्चा था, जो कि आप थे, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, ठीक है, आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई, आपका हाइजीन लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया, आपको कभी कोई बीमारी होती थी तो आपका चिकित्सा बहुत अच्छे से कराई गई, और आज आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे, आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे तो आपके पास सेविंग्स ज्यादा होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए नेक्स्ट जनरेशन इनकी आती है, तो अब इनके पास उतने सेविंग्स ही नहीं है, उतने पैसे ही नहीं है कि ये अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें। तो वो भी, इनके बच्चे क्या करेंगे? इनके बच्चे भी फिर इसी कोयले की खदान में काम करेंगे या फिर कोई दूसरा काम करेंगे, लेकिन
उतना अच्छा काम या उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जितने की आपने की है या आपके बच्चे करेंगे। ठीक है, और आपका बच्चा क्या करेगा, आपका बच्चा फिर अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसको आप सारी सुख सुविधाएं दिलाओगे और हो सकता है कि वो आपसे भी अच्छी कोई जॉब करे इन फ्यूचर। ठीक है, तो यही है अच्छा चक्र और दुष्चक्र। अब ये जो गरीब बच्चा है जिसकी हमने बात की थी, ये एक दुष्चक्र यानी विशियस साइकिल में फंसा हुआ है। ठीक है, इसकी जो सर्कमस्टांसेस हैं या फिर परिस्थितियां हैं वो कभी अनुकूल नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ये विशियस या फिर दुष्चक्र में फंसा हुआ है। और वहीं पे अगर ये दूसरे बच्चे की हम बात करें तो इसकी जितनी भी परिस्थितियां हैं वो बहुत ही अनुकूल हैं। ये अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा पा रहा है, ये अपनी भी सारी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक हाई पेइंग या फिर अच्छा भुगतान करने वाली नौकरी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छा चक्र और दुष्चक्र क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मानव पूंजी जब प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो। जब प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जैसे कि जापान के पास थी, जापान के पास आप देखोगे कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ना वहां पे कोई कोयले की खदान है, ना वहां पे कोई हीरे की खदान है, ना और किसी मेटल की वहां पर खदान है। लेकिन तब क्या किया जापान ने? जापान ने अपने मानव संसाधन पर निवेश किया। ठीक है, अपने मानव संसाधन को उसने पूंजी में कन्वर्ट किया, क्योंकि उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। बदले में मानव ने जापान द्वारा आयात की जाने वाली भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। तो जो चीजें जापान पहले इंपोर्ट करता था दूसरे देशों से, उसका यूज वहां के लोगों ने बहुत अच्छे से किया। और आज जापान इस स्तर पर है कि वहां पर जो कुशलता और प्रौद्योगिकी है वो किसी और देश में नहीं है, इतना ज्यादा विकसित हो चुका है जापान। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो हमने ये चीज पढ़ी कि हम किसी भी जनसंख्या को संसाधन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? जरूरत होती है शिक्षा की, प्रशिक्षण की और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई एक इंसान है जिसको हमेशा से अच्छी शिक्षा या फिर अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिला है तो वो एक दुष्चक्र में फंस जाता है, जिसे कि हम विशियस साइकिल कहते हैं। और वहीं पर कोई एक बच्चा है जिसकी शिक्षा बहुत अच्छे से हुई है, उसको सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, तो वो उस विशियस सर्कल में ना पढ़कर एक अच्छी लाइफ बिताता है और अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को भी वही अच्छी लाइफ देता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा जापान के एक उदाहरण के बारे में कि कैसे जापान ने अपने मानव संसाधनों को उपयोग करके उन्हें पूंजी बनाया, जबकि उनके पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेसन में पढ़े। और भी सारी चीजें हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।